मोलैरिटी हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन जो है उसको हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस की थी जिसको हम कहते हैं मोलैरिटी। सेकंड मेथड है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी जो है इसके लिए हम लिखते हैं मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of solute divided by weight of solvent, weight of solvent। अब जैसा कि पिछले केस में कहा था वहां पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था वो मिलीलीटर में था, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर भी ग्राम में लेंगे और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम स्मॉल अमाउंट का सॉल्यूशन आता है तो नॉर्मली हम ग्राम में यूज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें जो है मोलैलिटी मोलैलिटी जो है इसमें भी क्या हो जाएगा NB/WA × 1000। दोनों फॉर्मूले में फर्क सिर्फ एक है, यहां पर डिवाइडेड बाय वेट है, वहां डिवाइडेड बाय वॉल्यूम था। बाकी ऊपर यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, फर्क सिर्फ मास और वॉल्यूम का है। लेकिन इसकी वजह से यहां पर एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि पूछा जाता है कि विच इज मोर एक्यूरेट एंड व्हाई, आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच इज मोर एक्यूरेट। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देखिए मोलैरिटी था NB/V × 1000, ये था मोलैरिटी और ये है मोलैरिटी। अब इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट मोलैलिटी है। उसका रीजन ये है कि ये डिवाइड बाय वेट है। वेट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर whereas volume change with temperature, means molarity is temperature dependent, molality is temperature independent, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। इस वजह से ये ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि अगर यहाँ टेम्परेचर वेरी भी करता है तब भी कंसंट्रेशन सेम रहेगी, जबकि यहाँ कंसंट्रेशन चेंज होने पर टेम्परेचर चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू में बहुत माइन्यूट सा फर्क आ सकता है। तो इस तरह से अगर मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच इज मोर एक्यूरेट एंड व्हाई, तो उसका आंसर क्या होगा कि मोलैलिटी इज मोर एक्यूरेट देन मोलैरिटी। रीजन इज it depends on mass of the solvent, it depends on the volume of the solution. Volume changes with change in temperature, whereas mass not change with change in temperature. तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये ज्यादा एक्यूरेट है। एक तो ये चीज हो गई, ये तो हमने डिस्कस किया था कि दोनों में बेहतर कौन है। अब हमने आगे डिस्कस करना है कि जो मोलैलिटी है इसको हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मोलैलिटी जो है इसका मोलैरिटी से एक रिलेशन है और वो ये है 1/मोलैरिटी इज इक्वल्स टू D/मोलैरिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। एक ये फॉर्मूला है जो मोलैरिटी और मोलैलिटी को रिलेट करता है। आप दोनों में से कोई सी वैल्यू आपको पता है तो आप उसको निकाल सकते हैं। स्मॉल m मोलैरिटी, कैपिटल M मोलैरिटी, D डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, Mb मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। तो ये इन दोनों को आपस में रिलेट करता है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को। तो आप इस तरह से मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको हर चीजें गिवन। तो एक ये केस हो गया। तीसरा केस जो है वो है नॉर्मैलिटी। अब देखिए नॉर्मैलिटी जो है, हालांकि आपके लेवल पे बहुत ज्यादा यूज नॉर्मैलिटी का नहीं है, फिर भी आपको पता होना जरूरी है, आपको आना चाहिए क्या होती है। तो नॉर्मैलिटी इज आल्सो अ टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। नॉर्मैलिटी इसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मैलिटी जो होती है ये होती है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन
if it is in milliliter then multiplied by 1000. तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। अब देखिए इसमें ये चीज आप जानते हैं बट ये आप नहीं जानते ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए दूसरा एक फॉर्मूला है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो इसके लिए होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब इसमें मास आप जानते हैं, इक्विवेलेंट मास आपको नहीं पता क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फिर अगेन फॉर्मूला है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं। जैसे हमें मान लीजिए इक्विवेलेंट मास निकालना है किसी एलिमेंट का, आपको एलिमेंट दिया हुआ है, आपको उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है, तो इसमें इक्विवेलेंट मास में लेते हैं एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैग्नीशियम दिया है तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, वैलेंसी 2, आंसर आ गया 12। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। दूसरा मान लीजिए आपको निकालना है इक्विवेलेंट मास किसी आयन का, तो आयन वाले केस में इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक और मोलर मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन आयन। जैसे मान लिया आपको निकालना है O2 नेगेटिव का, तो कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 8 आ जाएगा। आपको निकालना है OH नेगेटिव आयन का, कितना हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 1 मींस 17 आ जाएगा। तो आप इक्विवेलेंट मास के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा कि एटॉमिक मास एलिमेंट वाले केस में एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी, ये एग्जांपल है। आयन वाले केस में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय चार्ज ऑन आयन। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अगर आपको एलिमेंट का या एटम का निकालना है, उसका आयन का निकालना है। तीसरा केस है, अगर मान लीजिए आपको कैलकुलेट करना है किसी सॉल्ट का, तो उस केस में यहां आएगा फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कटायन। अब इसमें फॉर्मूला मास क्या है? एक्चुअली फॉर्मूला मास जो होता है ये मॉलिक्यूलर मास ही होता है, बट इन केस ऑफ सॉल्ट या आयोनिक कंपाउंड इसको हम फॉर्मूला मास कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको NaCl का इक्विवेलेंट मास निकालना है। अब NaCl का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5 यानी कि 58.5, तो इक्विवेलेंट मास इसका हो जाएगा 58.5 डिवाइड बाय 1 क्यों लिया, क्योंकि Na पर +1 चार्ज है। ऐसे मान लिया आपको कॉपर सल्फेट का निकालना होता, तो उस केस में क्या आता, कॉपर सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिवाइडेड बाय, यहां चार्ज आता 2 क्योंकि कॉपर पे 2 पॉजिटिव होता है। तो आप इसका निकाल सकते हैं, किसी भी सॉल्ट का निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है जिससे हम क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा, उसको लाके यहाँ पुट करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा, उसको यहाँ पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बट ये मेथड थोड़ी सी लंबी है, इनको बेसिकली यूज जो है बहुत ज्यादा हमने कहा नहीं होता है, लेकिन आपको नॉर्मलिटी के टर्म्स यूज करनी आनी चाहिए। तो एक फॉर्मूला और है जिसमें मोलारिटी और नॉर्मलिटी को आपस में रिलेट किया गया है। अगर आपको मोलारिटी पता है तो आप नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मलिटी पता हो तो मोलारिटी निकाल सकते हैं। और वो ये केस है, देखिए फॉर्मूला है नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या है, जैसे अगर आपको कोई एसिड दिया, मानो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो n फैक्टर 2 होगा। क्यों, क्योंकि ये 2H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। HCl होता तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। NaOH होगा, जैसे ये बेस है तो n फैक्टर 1 हो जाएगा। BaOH ट्वाइस है, n फैक्टर 2 हो जाएगा, क्योंकि OH यहाँ 2 है, तो n
फैक्टर जो है ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि आपके पास जो है सल्फ्यूरिक एसिड है और इसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोलैरिटी गिवन है, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी। तो आप क्या करेंगे, 0.5 into 2 कहां से लिए, यहां से, तो 0.1 नॉर्मेलिटी हो जाएगा, सॉरी 1 नॉर्मेलिटी जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप मोलैरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम यूज कर सकते हैं मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें नॉर्मेलिटी इस तरह से निकाल सकते हैं। तो तीसरी टर्म पहले हमने की थी मोलैरिटी, दूसरी हमने की मोलैलिटी, तीसरी हमने की नॉर्मेलिटी। एक फोर्थ टर्म भी यूज होती है फॉर्मेलिटी। एक्चुअली फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर सॉल्ट दिया हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मास यूज करते हैं। इसलिए जहां भी सॉल्ट आएगा वहां पर जहां मोलैरिटी के हम फॉर्मेलिटी निकालते हैं। सेम डेफिनेशन, सेम फॉर्मूला, कोई डिफरेंस नहीं, बस ये है कि आपको यूज कहां करना। फॉर्मेलिटी आप सब जगह यूज नहीं कर सकते, फॉर्मेलिटी आप यूज करेंगे ओनली इन केस ऑफ सॉल्ट, जहां पे भी आपको सॉल्ट या आयोनिक कंपाउंड्स दिए हों उस केस में यूज करेंगे आप फॉर्मेलिटी का। उसके बाद एक इसमें मैं टर्म यूज करने लगा कि कंसंट्रेशन नहीं होती, मोल फ्रैक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट टर्म, इसको हम इस तरह से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन मान लिया आपको निकालना है सॉल्वेंट का, हमने लिया XA मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो XA क्या होगा, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब यहां देखिए क्या है, XA जो आपने लिखा ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। Na क्या है, Na है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा हमने पहले किया था, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही X NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, WB अपॉन MB। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपके पास मास होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन होना चाहिए, और आप साथ में इस फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, बस ऊपर चेंज होगा NB, नीचे दोनों का सम आएगा Na प्लस NB। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों चीजें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। देखिए इनका अगर दोनों का सम किया जाए, जैसे ये है XA प्लस XB, तो आप इसको क्या लिखेंगे, Na अपॉन Na प्लस NB, और यहां हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, हमने दोनों मोल फ्रैक्शन का सम करना है। नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा Na प्लस NB, और ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, तो XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 आएगा। अच्छा, इसमें जैसा कि हमने 2 कंपोनेंट लिया, अगर मान लीजिए 3 कंपोनेंट होते तो उससे तीसरा मोल फ्रैक्शन भी होता, तो कितने भी इसमें फ्रैक्शन हो सबका सम जो है वो हमेशा ही 1 आएगा। ये याद रखिएगा, सबका हमेशा सम 1 आता है। तो ये टर्म होती है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस जैसे आपका सॉल्यूशन है, उसमें जो 2 कंपोनेंट आपने मिक्स किए हैं उनकी मोल वाइज कितनी परसेंटेज A की है, कितनी परसेंटेज B की है, उससे हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का अगर आपको गिवन हो तो आप इसका यूज करके मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है, देखिए मोलैलिटी मींस स्मॉल m, और ये होती है बेटे XB into 1000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस XB into MA। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपके काम का है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिया हो तो सीधा आप इसकी मोलैलिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पर MA क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m मोलैलिटी है। तो इस फॉर्मूले का यूज भी हम करके मोलैलिटी कैलकुलेट कर
फ्रैक्शन गिवन है। तो ये सारे जो मेथड हमने यहाँ पे ये टर्म्स की, ये टर्म्स यूज की जाती है स्पेशली इन केस ऑफ अगर आपको कैलकुलेट करना हो कंसंट्रेशंस निकालनी हो, अलग अलग कंसंट्रेशन हम इन सब से कैलकुलेट कर सकते हैं जो ये फॉर्मूले हैं। अब देखिए हमने जो यहाँ मेथड्स की हैं सारी, इन मेथड को अगर एक सिंपल फॉर्मूला वाइज मैं यहाँ पर लिखूं, क्योंकि हमने नेक्स्ट टॉपिक में न्यूमेरिकल्स करने हैं इन पर बेस, और उसके लिए जो है मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ आपको सारे फॉर्मूले कंपाइल करके। पहला फॉर्मूला जो है हमने किया मोलारिटी का, वो था आपका NB ओवर V इंटू 1000। दूसरा फॉर्मूला हमने किया अगेन मोलारिटी का, X इंटू D इंटू 10 अपॉन MB। थर्ड फॉर्मूला हमने किया मोलारिटी का, वो था NB ओवर WA इंटू 1000। फोर्थ फॉर्मूला हमने किया उसके बाद मोलारिटी का ही, वो था XB इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XB इंटू MA। नेक्स्ट हमने किया मोल फ्रैक्शन का, XA अपॉन XA इज इक्वल्स टू NA अपॉन NA प्लस NB एंड XB इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA प्लस NB, और XA प्लस XB का सम क्या होता है 1। तीसरा हमने किया नॉर्मलिटी का, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। तो इन था उसके बाद हमने एक फॉर्मूला यूज किया था मोलारिटी, ये भी M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। एक हमने लिया M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं जिसका हमने यूज करना है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपने देखा था NB होगा तो WB अपॉन MB लिख लेंगे, और NA होगा तो WA अपॉन MA। ये चीजें हैं। आपको जैसे न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन क्या है, आपने क्या कैलकुलेट करना है। और कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सबसे पहले उसमें जो गिवन वैल्यूज होती हैं उनको नोट कर लीजिए, फॉर्मूला लिखिए, देन फॉर्मूला पुट करके सिंपलीफाई कीजिए। केमिस्ट्री में कैलकुलेशन इजी होती है। वैसे ही +2 के क्लास में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। थोड़े न्यूमेरिकल्स आते तो आपको करना आसान रहता है, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है।